हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले की वीडियो में हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता एक शाही चिकित्सक थे। स्टेगिरा की जो परंपरागत संस्कृति है वो यूनान से पूरी तरह से अलग थी और जहाँ इनका जन्म हुआ वो यूनान का उपनिवेश था, यानी यूनान ने गुलाम बना रखा था। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और सिकंदर का गुरु था। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है और उन्होंने फेमस बुक पॉलिटिक्स लिखी है। जब अरस्तु का जन्म हुआ तब मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। अरस्तु का पालन पोषण संपदा से भी था क्योंकि उनके पिताजी शाही चिकित्सक थे। 17 वर्ष की आयु में ही वह प्लेटो की कीर्ति के बारे में जब उसे पता चला तो उनसे शिक्षा लेने के लिए प्लेटो ने अपना स्थान छोड़ दिया और उनकी एकेडमी नामक संस्था में सम्मिलित हो गया। अरस्तु ने अपने जीवन के अगले 20 वर्ष यानी 347 ईस्वी पूर्व प्लेटो की मृत्यु तक इसी एकेडमी में विद्याध्ययन किया और साथ ही वो यहाँ पर पढ़ाया करते थे। प्लेटो अपनी शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत प्रभावित था। अरस्तु ने एथेंस छोड़ने के बाद ईरान गया। वहाँ उसने एकेडमी की एक और शाखा खोली और यहाँ पर उसको बुलाया राजा हर्मिज ने। वह अरस्तु का बहुत सम्मान करता था और उसने अपनी दत्तक पुत्री पिथियास की शादी भी कर दी। 3 वर्ष तक वो यहाँ रहा। फिर उसे मकदूनिया वापस बुलाया गया। फिलिप ने उसे बुलाया अपने बेटे सिकंदर को पढ़ाने के लिए। अरस्तु 6 वर्ष तक यहाँ रहा, सिकंदर को शिक्षा देता रहा और सिकंदर अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। 335 ईस्वी पूर्व में सिकंदर जैसे ही राजगद्दी पे बैठा उसने अपने गुरु के टूटे हुए शहर को दोबारा बनवा दिया। जब सिकंदर विश्वविद्यालय के लिए निकला तो अरस्तु एथेंस लौट आया और वहाँ एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जाना जाने लगा। एथेंस में उसने अपना एक निजी शिक्षालय स्थापित करा जो लिसियम के नाम से विख्यात रहा। पूछा जाता है कि अरस्तु की संस्था का नाम क्या था, तो अरस्तु की संस्था का नाम लिसियम था और प्लेटो की संस्था का नाम एकेडमी या अकादमी था। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अरस्तु ने अपनी लेखन शैली आज्ञात्मक, द्वंद्वात्मक, सौदेशात्मक, अन्वीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया है और प्लेटो की लेखन पद्धति थी वो निगमनात्मक थी। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन, ये सभी विचारक आदर्शवादी विचारक हैं। आदर्शवादी विचारक राज्य और समाज को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। अरस्तु एथेंस से कालचिस भाग गया था जब मकदूनिया के शासन को हटाकर किसी और ने शासन कर लिया था ताकि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर सके। अरस्तु की अध्ययन पद्धति स्वोद्देशात्मक पद्धति है। किसी वस्तु का उद्देश्य, अरस्तु ने कहा है कि किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है। स्वदेशात्मक पद्धति से पहले ही ये होता है कि पहले हम पेड़ देखेंगे, अब पेड़ के बारे में सोचेंगे कि पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, बीज से हुई, फिर पौधा आया होगा। तो इस तरह पहले हम बड़ी चीज़ को देखते हैं। जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेन है, हमने इस पेन को देखा, अब ये कहेंगे ये पेन कैसे बना, तो इसके अंदर प्लास्टिक लगी, फिर इसकी रिफिल हुई, इसके अंदर इंक डली, तो इस तरह से कैसे किस तरह से बना, तो उसी को हम स्वदेशात्मक पद्धति कहते हैं। तो अरस्तु ने कहा है कि राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, मतलब मनुष्य से पहले ही राज्य का जन्म हो चुका था। अरस्तु ने राज्य का विकास परिवार, गांव व राज्य बताया।
इन्होंने कहा कि पहले परिवार आता है, परिवार से गांव बनते हैं और फिर राज्य बनता है। और राज्य को उन्होंने स्वाभाविक, प्राकृतिक और आंगिक माना है, यानी इन्होंने राज्य को बहुत महत्व दिया है। और इन्होंने कहा है कि अगर व्यक्ति को अपना नैतिक विकास करना है तो राज्य के अंदर हो सकता है, अर्थात कहीं पर भी उनका विकास नहीं हो सकता। और इन्होंने कहा है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तु का ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, कई बार एग्जाम्स में ही पूछा गया है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो वह पशु है या देवता। तो यह अरस्तु का महत्वपूर्ण कथन। आंगिक राज्य, अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व दिया है, इसीलिए उनका जो राज्य का विचार है वो आंगिक राज्य कहलाता है। राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व है। जिस तरह शरीर के अंगों के पहले व्यक्ति का बोध होता है, उसी तरह से राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है। यह भी कथन पूछा जा सकता है कि किस विचारक ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो यह अरस्तु का कहना है। अरस्तु ने कहा है ये स्वाभाविक है, अपने आप राज्य का जन्म हो जाता है और ये प्राकृतिक संस्था है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन, ये सभी राज्य को आंगिक मानते हैं। अब इनके परिवार के विचार के बारे में जान लेते हैं। अरस्तु ने परिवार को बहुत महत्व दिया है। अरस्तु ने पत्नी, पति, बच्चे, दास सबको परिवार कहा है। अरस्तु ने कहा है परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। जिस तरह से उन्होंने राज्य को स्वाभाविक संस्था बताया, उसी तरह उन्होंने परिवार को भी स्वाभाविक संस्था बताया है। उन्होंने कहा है कि परिवार में पति, पत्नी, बच्चे, दास होते हैं और परिवार का मुखिया पति होता है और उनमें सोचने समझने की ज़्यादा शक्ति होती है और वही पूरे परिवार का पथ प्रदर्शन करता है या उनको चलाने का काम करता है। और इन्होंने पत्नी को कहा है कि वो संवैधानिक सलाहकार होती हैं, पिता पुत्र को निर्देशित करता है और जब मालिक दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका निरंकुश होती है। और परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी होता है। इन्होंने कहा है कि परिवार में तो पति का पत्नी पर शासन स्थायी हो गया, लेकिन राजा का नागरिकों पर शासन स्थायी नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी खत्म हो सकता है ये अगर राजा निरंकुश बन जाए। तो इन्होंने यही बताया कि परिवार में अलग अलग लोग रहते हैं, तो मुखिया होने के नाते परिवार के सबसे बड़े सदस्य का काम उन्हें अलग अलग तरह के निर्देश देना होता है, और जबकि राज्य का निर्देश तो सभी के लिए एक है। अगर एक पति है तो उसका पत्नी के लिए अलग निर्देश होगा, दास के लिए अलग निर्देश होगा और पुत्र के लिए अलग। जबकि राज्य है वो सभी को एक तरह के निर्देश देगा। तो राज्य का निर्माण परिवार व गांव से मिलाकर होता है। तो इन्होंने राज्य के विकास को परिवार और फिर गांव फिर राज्य का विकास बताया है। दास प्रथा पर विचार, अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन करा। इनके हिसाब से यह मानना था कि जिन व्यक्तियों में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, विवेक नहीं है, उन्हें दास बनाया जा सकता है। लेकिन इन्होंने वहाँ भी एक लिमिटेशन रखी है कि दास तब तक बनाया जा सकता है जब तक उनमें विवेक नहीं आता। अगर लगता है कि उनमें सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, वो विवेक से काम ले सकते हैं, तो वो दास से मुक्ति पा सकते हैं। और दास मनुष्य की जीवित संपत्ति व परिवार का भाग होते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं दास प्रथा का समर्थन किया है। तो इन्होंने कहा है कि यह प्रकृति का नियम है कि अगर समाज में जो श्रेष्ठ है वो अपने से नीचे वालों पर शासन करे। इन्होंने दास प्रथा को भी प्राकृतिक बता दिया, परिवार को स्वाभाविक बता दिया और राज्य को भी स्वाभाविक संस्था बताया है। तो इन्होंने कहा था स्वामी के लिए इसीलिए उपयोगी है कि उनके द्वारा जो घर के कार्य हैं उनको करने के लिए समय नहीं मिल पाता, तो दास घर के काम कर लेंगे और स्वामी शासन के कार्यों में भाग ले सकता है। और दास इसीलिए भी उपयोगी है क्योंकि मालिक के साथ रहते हुए दास में भी नैतिकता का विकास हो जाता है। अरस्तु ने कहा है कि किसी को नैतिकता का विकास हो जाता है, विवेक आ जाता है, तो दासों को छोड़ देने का भी समर्थन करते हैं।
लेकिन बारकर ने कहा है कि अरस्तू की दास प्रथा में मानवीयता का तत्व मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। आधुनिक दास प्रथा 18वीं और 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी। यहाँ पर तो दासों के साथ मानवीय बर्बर व्यवहार होता था, उन्हें ज़बरदस्ती गुलाम बनाया जाता था, मारा पीटा जाता था, जंजीरों में बांध कर रखा जाता था और उनको बेचा और खरीदा जाता था। लेकिन अरस्तू की दास प्रथा की विशेषताएं अलग हैं। अरस्तु ने विधि के शासन को महत्व दिया है, कानून के शासन को, कि राज्य जो कानून बनाए उसके हिसाब से सारे काम होने चाहिए। लेकिन इनके गुरु प्लेटो ने विधि के शासन को नहीं माना था। अरस्तु ने कहा था कि विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है। अरस्तु कहते हैं कि जो कानून है वो इतने सालों से चला आ रहा अनुभव है। इन्होंने कानून को सद्गुण माना है, विधि को सद्गुण माना है। और अरस्तु के अनुसार विधि अव्यक्तिक होती है क्योंकि विधि शासक व शासित दोनों पर ही लागू होती है। तो इन्होंने शासक और जितनी भी जनता है उनके लिए विधि को समान रखा है। अब यहाँ पर हम नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता, अरस्तु ने कहा है कि वे व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। अरस्तु ने महिलाओं को, दासों को, विदेशी को नागरिक नहीं माना। इन्होंने कहा है जो टैक्स देते हैं, कर देते हैं, वही नागरिक हैं, और साथ ही न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते हैं वही नागरिक हैं। आप देखो, नागरिकता किसे नहीं मिली? महिलाओं को नहीं मिली, शिल्पकारों को नहीं मिली, बच्चों को नहीं मिली, बूढ़ों को नहीं मिली, दासों को और विदेशी को नागरिकता नहीं मिली क्योंकि इनका योगदान ना के बराबर होता है। और इन्होंने कहा है कि यह तो प्रकृति का नियम है, जो वरिष्ठ है वो कनिष्ठ पर, छोटे पर शासन करेगा, जो बलवान है वो निर्बल पर शासन करेगा। और इन्होंने कहा है कि जो नागरिकता है वो जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर आकर रहने लगता है और वहाँ शासन में योगदान देता है, टाइम टू टाइम कर देता है, तो वह नागरिक कहला सकता है। क्रांति का विचार, यहाँ हम अरस्तु के क्रांति के विचारों के बारे में जानते हैं। तो अरस्तु ने कहा था कि अगर शासन प्रणाली में परिवर्तन होता है या संविधान में परिवर्तन होता है तभी क्रांति होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र से अब निरंकुश तंत्र आता है, तब क्या होगी? क्रांति होगी, क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं आएगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा अगर संविधान में परिवर्तन होगा या शासन प्रणाली में चेंज होगा तभी क्रांति होती है, जैसे कि कुलीन तंत्र का गुटतंत्र में परिवर्तन। तो इन्होंने, अरस्तु ने बताया था कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा है तथा धनी वर्गों द्वारा विषमता बनाए रखना है। लोग क्रांति कब करते हैं? जब गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों को देखते हैं और देखते हैं कि हम उनके समान नहीं हैं, तो समान होने के लिए वह क्रांति करते हैं। और धनी वर्ग इसलिए क्रांति करते हैं कहीं गरीब वर्ग हमारे बराबर ना हो जाए। तो उन्होंने क्रांति के कुछ और भी कारण बताए, जैसे अगर शासक है वो भ्रष्ट हो जाता है, उसकी लालसा बढ़ जाती है, अगर वो अयोग्य है, तो इन कारण से भी क्रांति होती है। और उन्होंने कहा था घृणा करने के कारण भी क्रांति होती है, क्योंकि धनी वर्ग में जनता शासकों से घृणा करती है। और समाज में जब तक धनी और गरीब वर्ग है तब तक क्रांति होती रहेगी। राज्य के किसी एक का अगर आवश्यकता से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है तब भी आपकी क्रांति हो सकती है। अरस्तु ने क्रांति रोकने के कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है अगर मध्यम वर्ग शासन करे, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब, तो कभी भी क्रांति नहीं हो सकती। अगर कोई शासक सत्ता पर बैठता है तो उसे अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और शासक को ये देखना चाहिए कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको कोई हड़प ना ले। और साथ में उन्होंने कहा है अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, व्यक्तियों में सद्गुण का विकास कर दो, तब भी क्रांति नहीं होगी। और जनता में कानून के पालन करने की अंदर से ही नैतिक समझ होनी चाहिए, तब भी आपकी क्रांति नहीं होगी। और क्रांति का रीज़न ही ये होता है कि समाज में जब
ज़्यादा विषमता पाई जाती है तभी क्रांति होती है। संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण। उन्होंने कहा था कि संविधान राज्य का रूप है। उन्होंने संविधान की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे कि विभागों का बंटवारा करना, कार्यपालिका, न्यायिका, विधायिका और सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण करना। राज्य के क्या क्या उद्देश्य हैं उनको पूरी तरह से लिखित कर देना। इन्होंने शासन प्रणाली का वर्गीकरण करा है। इन्होंने 6 प्रकार की शासन प्रणाली बताई है। इन्होंने कहा है शुद्ध रूप राजतंत्र है, लेकिन उसका अशुद्ध रूप या भ्रष्ट निरंकुश तंत्र है। इसी तरह से कुलीन तंत्र, कुछ लोगों का शासन होता है, वो शुद्ध है, लेकिन जब गुटतंत्र बन जाता है, धनिक तंत्र हो जाता है, लोग उसके अंदर कुलीन तंत्र से गुटतंत्र की तरफ बढ़ जाते हैं, ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने लगते हैं, तो वो भी भ्रष्ट रूप हो जाता है। उन्होंने संवैधानिक शासन तंत्र को, बहुमत के शासन को शुद्ध रूप बताया, जबकि उन्होंने लोकतंत्र को भ्रष्ट रूप बताया है। तो इन्होंने क्या कहा है, सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली अरस्तु ने पॉलिटी में बताई है। पॉलिटी उनकी बुक है जो शासन प्रणाली पर लिखी गई है। पॉलिटी लोकतंत्र व गुटतंत्र शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है। इन्होंने कहा है कि अगर सबसे बेहतर कोई प्रणाली है तो वह है राजतंत्र, और राजा को नैतिक होना चाहिए, साथ ही विवेकशील होना चाहिए। उन्होंने विवेकशील व्यक्ति भी शामिल किया, साथ ही संख्या बल भी हो। उन्होंने दोनों के मिक्स रूप को शासन प्रणाली में बताया है, और सबसे अच्छी शासन प्रणाली राजतंत्र है। तो सर्वोत्तम शासन प्रणाली में धनी लोगों के साथ गरीब लोग भी शामिल हो, तभी ही वह प्रणाली अच्छी होगी। तो इस तरह से उन्होंने मध्यम वर्ग का शासन बताया है। उन्होंने अभिजात तंत्र और लोकतंत्र दोनों ही प्रकार शासन प्रणालियों के बीच का मार्ग बताया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को आचरण के सुधारने के लिए भी राजा द्वारा दंड व शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और इन्होंने कहा है राजा द्वारा व्यक्ति में पद, सम्मान और पुरस्कार का वितरण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि सभी को समान चीज़ें मिलनी चाहिए, और व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी के हिसाब से उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो अधिकारों को ज़्यादा मान्यता देते हैं। अब उनकी कुछ बुक्स हैं, उन पे नज़र डाल देते हैं। पॉलिटिक्स ऑन द सोल, एथियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज, टॉपिक्स, प्रायर एनालिटिक्स। तो इस तरह से ये इनकी कुछ बुक्स हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।